प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। दीक्षा क्लासेस के इस भव्य डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं एनएल सोनी। विद्यार्थियों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मानसून और मानसून प्रक्रिया के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पिछले वाले अंक में हम लोग मानसून की एक अवधारणा जिसे हम तापीय अवधारणा कहते हैं, और वो क्लासिकल थ्योरी भी है, और उसके प्रणेता थे एडमंड हेली। 1686 में उन्होंने तापीय अवधारणा दी। वो हमारी क्लासिकल अवधारणा भी कहलाती है, और उसका हम संक्षिप्त विवेचन पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं दूसरी अवधारणा, जो कि फ्लॉन की गतिक अवधारणा, डायनामिक कंसेप्ट या डायनामिक हाइपोथेसिस के नाम से जानी जाती है। यह अवधारणा पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी के झुकाव और पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष परिक्रमण गति पर आधारित है। इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे पहले हमें वायुदाब की पेटियों और सनातनी पवनों या स्थायी पवनों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो एक बार बहुत ही संक्षिप्त में हम वायुदाब की पेटियों और स्थायी पवनों को समझेंगे। यह हमारी पृथ्वी है और यह भूमध्य रेखा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रायः भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और इसीलिए भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके मध्य एक निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास सामान्यतः तापमान अधिक होता है, तो नेचुरल है कि यहाँ पर वायुदाब कम होगा, और इसीलिए इस निम्न वायुदाब की पेटी को विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी भी कहा जाता है। अर्थात हम इस पेटी को नाम देंगे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसी पेटी को डोलड्रम भी कहा जाता है, यानी शांत कटिबंध भी कहते हैं, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर अत्यधिक तापमान के कारण पवनें हल्की होकर ऊपर उठती है। और जैसा कि पवन आवाज तभी करती है जब वो लैंड सरफेस से टकराते हुए, धरातल से टकराते हुए या सागरीय सतह को टकराते हुए चलेगी तो उसमें आवाज होगी। परंतु जब पवनें अत्यधिक गर्म होकर, हल्की होकर सीधी ऊपर उड़ती है तो उनमें आवाज नहीं होती है, और इसीलिए इस जोन को शांत कटिबंध भी कहा जाता है, अर्थात डोलड्रम भी कहा जाता है। दोनों ही गोलार्धों में लगभग 30 से 40 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश है, और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 40 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश है। यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाती है। इन पेटियों को ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। अर्थात ये दोनों पेटियां हो गई उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियां। दोनों ही गोलार्धों में लगभग 60 से 70 डिग्री
उत्तरी अक्षांश और 60 से 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर एक बार वापस वायुदाब कम हो जाता है। इन दोनों पेटियों को उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियां कहते हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियां अर्थात सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और दोनों ही ध्रुवों पर यहाँ पर चूंकि सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती है और इसीलिए यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। तापमान बहुत कम होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियां। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, वायुदाब की कुल मिलाकर 7 पेटियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इनमें से बीच की यानी डोलड्रम की पेटी और ये दोनों पेटियां जो कि उपध्रुवीय पेटियां हैं, ये निम्न वायुदाब की पेटियां हैं। ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये भी लो प्रेशर बेल्ट है और ये लो प्रेशर बेल्ट है। जबकि शेष चारों पेटियां उच्च वायुदाब की पेटियां हैं। ये उच्च वायुदाब, ये भी उच्च वायुदाब और ये भी उच्च वायुदाब और ये उच्च वायुदाब। इस प्रकार से ग्लोब पर 3 निम्न वायुदाब की पेटियां और 4 उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हवा हमेशा उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर गतिशील होती है और ऐसी गतिशील हवाओं को ही हम पवन कहते हैं। तो हमारे सामने ये 7 वायुदाब की पेटियां, बीच वाली निम्न वायुदाब की और इसके दोनों ओर उच्च वायुदाब की पेटियां हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इन उच्च वायुदाब के क्षेत्रों से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर पवन गति करेगी। यहाँ पर पवन इस तरह से गति करनी चाहिए। परंतु वास्तव में ये पवनें इस तरह से सीधी भूमध्य रेखा की ओर गमन नहीं करती है। इसका कारण है, जी कोरियोलिस एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने बताया कि पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, और यह घूर्णन गति, चूंकि पृथ्वी एक गोलीय आकृति है, तो इसकी घूर्णन गति सभी स्थानों पर समान नहीं है। पृथ्वी की यह घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक है और ज्यों-ज्यों हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, यह गति कम होती जाती है। और इसी कारण से एक अक्षांश विशेष से गमनशील कोई भी पवन दूसरे स्थान पर सीधे नहीं पहुंच पाती। एक विक्षेपण बल उत्पन्न होता है और उस विक्षेपण बल के कारण वे पवनें अपनी मूल दिशा से भटक जाती है। कैसे? अगर इस पवन को देखें तो ये पवन चलनी तो ऐसे चाहिए, क्योंकि ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है और ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है और ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र। परंतु ये पवन सीधी जाने की बजाय अपनी मूल दिशा से इस तरीके से विक्षेपित हो जाएगी। ये वाली पवन भी यहां पर इस तरह से गतिशील होगी। इस विक्षेपण बल को कोरियोलिस के नाम पर ही कोरियोलिस बल के नाम से पुकारा जाता है। अर्थात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो एक विक्षेपण बल उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण से ये पवनें सीधे समकोण पर काटने की बजाय
अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो रही है और वो विक्षेपण इस प्रकार का है, जानी तो चाहिए थी पवन सीधी, पर वो गई किधर? हमारे सीधे हाथ की तरफ। यानी इन पवनों का विक्षेपण दाईं ओर हो रहा है, अपनी मूल दिशा की बजाय दाईं ओर। इसी प्रकार इस दक्षिणी गोलार्ध में भी ये पवन जानी तो सीधी चाहिए थी, परंतु ये इस दिशा में विक्षेपित हो रही है। यहां पर पवनें इस तरीके से प्रवाहित होती है, यानी जानी चाहिए थी सीधे, परंतु वे उल्टे हाथ की तरफ यानी लेफ्ट में विक्षेपित हो रही है। तो हमने ये पाया कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा की बजाय सीधे हाथ की तरफ, दाईं तरफ विक्षेपित हो रही है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट की तरफ या बाईं ओर विक्षेपित हो रही है। इसी प्रकार यहां पर भी देखें, इन पवनों को नाम दिया गया है व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों पवनों की दिशा अलग अलग है। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है? ऐसे, और ये दिशा है उत्तरी, और ये है पूर्वी, ये है दक्षिणी, ये है पश्चिमी। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी मैं उल्लेख कर चुका हूं कि पवन का वही नाम है जो उसकी दिशा है। तो ये वाली पवन कहलाएगी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। यानी उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवन है वो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है, और इसी प्रकार जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है वो इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। तो ये दिशा उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। अर्थात दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन को हम कहेंगे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। हाथों हाथ हम इनको भी जरा समझ लेते हैं शॉर्ट में, हालांकि इनका आज उपयोग नहीं हो पाएगा। यहां पर भी पवन ऐसे चलनी चाहिए सीधी, परंतु इस बेल्ट में ये पवनें इस प्रकार से विक्षेपित हो रही है, और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी ये इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। इन पवनों को पछुआ पवनें या प्रति व्यापारिक पवनें यानी एंटी ट्रेड विंड्स कहते हैं, क्योंकि इनकी दिशा इन व्यापारिक पवनों के ठीक विपरीत है। तो ये वाली पवन कहलाएगी पछुआ पवनें। ये पछुआ पवनें भी दो प्रकार की हो गई। उत्तरी गोलार्ध की जो पछुआ है इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, तो उत्तरी गोलार्ध की जो पछुआ पवन है उन्हें हम दक्षिणी पश्चिमी पछुआ कहेंगे। और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध की जो पछुआ पवन है उसकी दिशा पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है, तो हम इन्हें पश्चिमोत्तर पछुआ कहेंगे। और इस ऊपर वाले बेल्ट में वापस, चूंकि ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है और ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, तो यहाँ पर पवनें वापस इसी प्रकार गतिशील होगी, और यहाँ पर भी इसी प्रकार ये वही दिशा है जो व्यापारिक पवनों की है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें इसी प्रकार चल रही है और उत्तरी गोलार्ध की इसी प्रकार। तो ये पवनें चूंकि ध्रुव की ओर से आ रही है और बहुत ही ये ठंडी पवनें होती है, इन्हें ध्रुवीय पवनें, पोलर विंड्स कहा जाता है। तो कुल मिला के इन 7 वायुदाब की सुनिश्चित पेटियों का प्रभाव ये हुआ कि इनके मध्य में हमेशा ही पूरे ग्लोब पर हवाएं प्रवाहित होती है, पवनें प्रवाहित होती है, और चूंकि इनका प्रभुत्व संपूर्ण ग्लोब पर है, इन्हें ही स्थायी पवनें कहा जाता है। हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि पवनें 3 प्रकार की होती है। स्थायी पवनें, तो ये स्थायी पवनें हैं तीनों ही, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें। दूसरी हमने समझा था परिवर्तनशील पवनें, सागरीय और स्थलीय पवनें, पर्वतीय और घाटी पवनें यानी समीर कहते हैं उनको, चूंकि उनकी गति बहुत धीमे होती है उनको ब्रिजेस कहा जाता है। और तीसरी जो कि हमारा मूल विषय है, मानसून। यानी मानसून भी एक पवन है और वो एक परिवर्तनशील पवन है, और हम उसी को समझने की, उसके विभिन्न अवधारणाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं।
तो ये एक आप दिमाग में रखिए कि ये 3 प्रकार की पवनें हैं। अब सच्चाई ये है कि हमने यहाँ पर पृथ्वी को एकदम सीधा बनाया है, परंतु पृथ्वी ऐसे तो नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और उस झुकाव के कारण चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके हुए न केवल स्वयं अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, बल्कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा भी कर रही है। उस परिक्रमा का प्रभाव इन वायुदाब की पेटियों पर पड़ता है और जब वायुदाब की पेटियां प्रभावित होगी तो पवनें भी प्रभावित होगी। और वो प्रभाव किस प्रकार का है वो हम देखते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो निम्न वायुदाब का बेल्ट है यह तापीय बेल्ट कहलाता है और इसी प्रकार ये दोनों जो उच्च वायुदाब के बेल्ट हैं ये भी तापीय बेल्ट कहलाते हैं। यानी यहाँ का निम्न वायुदाब, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब ये सीधे सीधे सूर्य ताप का परिणाम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हुई मानी जाती है, तो यहाँ पर अत्यधिक तापमान है और वो निम्न वायुदाब का कारण बनता है। और इसी प्रकार यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है, तो नेचुरल है वहाँ का निम्न तापमान उच्च वायुदाब का कारण बनता है। बीच की दोनों पेटियां, ये दोनों पेटियां और नीचे की भी दोनों पेटियां, ये पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम मानी जाती है। इसके लिए बहुत ही जल्द एक और एपिसोड लेके आ रहा हूं ताकि हम पवनों को, वायुदाब को पूरा डिटेल में समझ सकें। फिलहाल हमारी समस्या है मानसून। अब देखिए कि इस पृथ्वी का झुकाव का प्रभाव क्या पड़ता है, उस पर ध्यान दें। क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस कारण से ये वायुदाब की पेटियां भी इस तरह से झुक जाएगी, झुकी हुई होगी। बीच वाली पेटी ग्रीन कलर में विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटियां हैं और ये दोनों ही ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है और ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियां। और जैसा कि हमने इनके मध्य में पवनों को प्रदर्शित किया है, यहाँ पर ये व्यापारिक पवन है और ये भी व्यापारिक पवन है। ये वाली दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन हैं और ये वाली उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन हैं। अब जरा गौर करें कि हमने इस पेटी को सूर्य के ताप का परिणाम माना है। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, पर हकीकत में पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी कारण से सूर्य का ताप हमेशा ही विषुवत रेखीय पेटी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये 23.5 डिग्री का झुकाव लिए हुए है, इस कारण से सूर्य की सीधी किरणें
या तो विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री के अक्षांश तक, दक्षिणी अक्षांश तक, और यदि सूर्य उस तरफ हो तो सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश के आसपास सीधी पड़ेगी। तो नेचुरल है, इसका एक सीधा सा परिणाम होगा कि जो सूर्य ताप के कारण जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है वो भी कहीं न कहीं उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर खिसकेगा, और सीधा सा इसका परिणाम होगा कि तब ये निम्न वायुदाब की पेटी या तो उत्तर की ओर खिसकेगी या नीचे की ओर खिसकेगी, और तब अन्य पेटियां भी उसी हिसाब से समायोजित हो जाएगी। तब उसका प्रभाव क्या होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर इस बीच में एक चीज और, ये बेल्ट वो है कि जहां पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनों का मिलन हो रहा है। ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है और ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है, ये दोनों यहां आके मिल रही है। इस मिलन को अभिसरण या कन्वर्जेंस बोलते हैं। ये दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनों का अभिसरण क्षेत्र है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये उष्ण कटिबंध की पवनों की मिलन स्थली है, और इसीलिए इस बेल्ट को कहा जाता है अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण क्षेत्र अंग्रेजी में इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है, ITCZ। ITCZ क्या है? ये दोनों गोलार्धों के व्यापारिक पवनों का मिलन स्थल है, और यूं देखा जाए तो ये निम्न वायुदाब की पेटी है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें प्रायः सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर तापमान अधिक होगा, तो निम्न वायुदाब पाया जाएगा। अब चूंकि इन पेटियों का उत्तर और दक्षिण में खिसकाव हो रहा है, तो उस खिसकाव का परिणाम ये होता है कि जिस समय सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, क्योंकि 31 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, उसके बाद में सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने लगता है। सॉरी, 21 मार्च को, और 21 जून आते आते सूर्य की सीधी किरणें ठीक कर्क रेखा पर पड़ती है, और वहां पर भीषण गर्मी पड़ती है। नेचुरल है कि वहां पर उस समय निम्न वायुदाब पाया जाता है, तो ये पेटी कहीं न कहीं उत्तर की ओर खिसक जाती है। अब ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है? ये हमारा भारत है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये हिंद महासागर है, ये हमारा भारत है। तो जिस समय सूर्य उत्तरायण होगा और सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा के आसपास सीधी पड़ेगी, तो यहाँ पर जो ये निम्न वायुदाब का प्रभाव है ये भी कहीं न कहीं उत्तर की ओर खिसक जाएगा, और तब इसका परिणाम क्या होगा? तब इसका परिणाम ये होगा कि ये सारी पेटियां भी उत्तर की ओर खिसकेगी। तब ये वाली पवनें जो कि दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, ये भी उत्तर की ओर खिसकेगी। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का विक्षेपण इस तरीके से हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर विक्षेपित हो रही है, अपनी मूल दिशा के दाईं ओर। इसकी मूल दिशा ये थी, तो ये इसके दाईं ओर विक्षेपित हो गई, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वो बाईं ओर विक्षेपित हो रही है, जानी चाहिए थी सीधी, और जबकि वो अपनी मूल दिशा के लेफ्ट में विक्षेपित हो रही है। एक बार हम भारतीय उपमहाद्वीप को देखते हैं।
ये भूमध्य रेखा है। ये अरब प्रायद्वीप और ये हमारा भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और ये हमारा भारत यहाँ पर आया हुआ है। ये चूंकि भूमध्य रेखा है तो हम ये मान लेते हैं कि डोलड्रम की पेटी या जो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है वो हम सामान्यतः यहाँ पर मानते हैं। विषुवत रेखा तो अपने स्थान पर ही रहनी है। विषुवत रेखा का पृथ्वी के झुकाव से कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है, परंतु वहां पर जो पवनों का अभिसरण हो रहा है या जो सूर्य का तापमान प्राप्त हो रहा है, कहीं न कहीं उसी में परिवर्तन आएगा। और इस कारण से जो निम्न वायुदाब की पेटी है, जो डोलड्रम की पेटी है, या जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये कहीं न कहीं उत्तर की ओर खिसकेगा जिस समय सूर्य उत्तरायण होगा, और जब दक्षिणायन होगा तो वो दक्षिण की ओर भी खिसकेगा। तो सूर्य के उत्तरायण होने का प्रभाव यहाँ पर क्या पड़ेगा कि ये जो ITCZ है, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये यहाँ की बजाय मई महीने तक आते आते यहाँ पर स्थापित हो जाता है। ITCZ उत्तर भारत में गंगा यमुना के मैदान के आसपास स्थापित हो जाता है। नेचुरल है कि ऐसी कंडीशन में यहाँ पर निम्न वायुदाब बनेगा। ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो गया। और तब दक्षिणी गोलार्ध की ये जो व्यापारिक पवनें हैं, ये पवनें भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाएगी। और दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं, ये है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, क्योंकि इनकी दिशा ऐसे है, ऐसे। तो ये हुआ उत्तर, ये हुआ पूर्व और ये हुआ दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व से ये उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, इसीलिए हम इन पवनों को कहेंगे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। और जैसा कि हमारा नियम ये कहता है कि कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में पवनों का विक्षेपण अपनी मूल दिशा की बजाय दाईं ओर होता है, राइट में होता है। तो जो ही ये पवनें विशेषकर 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों, ये लगभग 40 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये लगभग 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये लगभग 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, इनके मध्य की जो ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, ये जो ही भूमध्य रेखा को पार करेगी, ये अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होकर अपने दाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। इधर दाईं ओर विक्षेपण होगा और इधर यहाँ का ये जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये इन पवनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये पवनें इस तरह से आगे बढ़ेगी। बस यही हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है।
तो फ्लॉन के अनुसार जो हमारे यहाँ मानसून पवनें आ रही है वो वास्तव में केवल तापीय परिणाम नहीं है, क्योंकि एडमंड हैली की जो प्राचीन अवधारणा, जो क्लासिकल कंसेप्ट है, वो सागर और स्थल की तापीय विशिष्टताओं पर आधारित है कि जिस समय सूर्य उत्तरायण होगा हमारा ये मुख्य भूमि वाला भाग अधिक तापमान प्राप्त करेगा, परिणामतः भारत की मुख्य भूमि पर निम्न वायुदाब हो जाता है और उसकी तुलना में सागर पर जो कि ठंडा होता है तुलनात्मक रूप से, वहां पर उच्च वायुदाब होता है और परिणामतः पवनें इस तरीके से प्रवाहित होती है और उसे ही तापीय अवधारणा के अंतर्गत मॉनसून पवनें कहा गया, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून पवनें कहा गया है। परंतु 1951 में फ्लॉन ने कहा कि वास्तव में केवल तापमान नहीं बल्कि पृथ्वी की घूर्णन गति और पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष परिक्रमण गति और पृथ्वी के झुकाव के सामूहिक प्रभावों के कारण ये जो पवनों का जो अभिसरण क्षेत्र है, जो कि एक निम्न वायुदाब की पेटी है, ये वास्तव में उत्तर की ओर खिसक कर भारत के मध्य के ऊपर लगभग हिमालय के दक्षिण में स्थापित हो जाती है और ये एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। और इधर जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं वो भूमध्य रेखा को पार कर ज्यों ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है, विशेषकर 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य, ये इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है और उनके अनुसार यही वास्तव में दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। और इसीलिए इस ITCZ को, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को मानसून गर्त भी कहा जाता है। मानसून गर्त यानी मानसून डिप्रेशन भी कहा जाता है। गर्त यानी गड्ढा, और यहाँ पर उस गड्ढे का मतलब है एक तरह से निम्न वायुदाब का क्षेत्र जहाँ पवनें आकर्षित होगी। जिस समय सूर्य दक्षिणायन होगा तो अब हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, यही जो पेटी है ये दक्षिण की ओर स्थापित हो जाएगी और तब क्या होगा, तब उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक जो पवनें हैं वे पुनः भारत की मुख्य भूमि पर स्थापित हो जाएगी और वो पवनों की दिशा ये है। ये व्यापारिक पवनें हैं जो कि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं और जब ये पुनर्स्थापित हो जाएगी तो वही हमारा उत्तरी पूर्वी मानसून होगा जिसकी दिशा ये होगी। तो इस प्रकार मानसून की दो प्रमुख अवधारणाएं, एक तापीय अवधारणा जो कि एडमंड हैली द्वारा प्रतिपादित है, क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं उसे, और दूसरी फ्लॉन की गतिक अवधारणा जो कि पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति पर आधारित है। तो इनका हमने एक संक्षिप्त विवेचन किया है। वायुदाब की पेटियों के लिए आगे एक पुनः अलग से एपिसोड होगा और एक तीसरा भाग हम विभिन्न विद्वानों के विचारों को शामिल करते हुए लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।